नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा काफी बड़ा है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 300 का आंकड़ा आज ओमिक्रॉन के मरीजों ने पार कर लिया है। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 300 को पार कर गई है और हर रोज ये आंकड़ा डरा रहा है, क्योंकि कल 229 थे और पिछला अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और इस वक्त में ये आंकड़ा 300 को पार कर गया है। तो देश में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो जबरदस्त बढ़ रहे हैं। कम से कम 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। आज गंभीर बात यह है कि कम से कम 3 राज्यों में जबरदस्त ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हमें पता चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और नए साल और क्रिसमस के जश्न पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। दुनिया में ओमिक्रॉन की जो केसेस हैं वो 1,22,785 तक पहुंच चुके हैं और दुनिया के लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मरीज आ चुके हैं। ओमिक्रॉन जो है वो अपना असर दिखा रहा है। हालांकि जो राहत की बात है वो ये कि जान का नुकसान इस ओमिक्रॉन के मामले में नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से फैलने वाला पिछला जो सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएंट जो था कोरोना का, उससे ये कई गुना 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से फैल रहा है और पूरी दुनिया में लगातार ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये दुनिया के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे देश में चिंताजनक बात यह है कि 300 के आंकड़े को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राज्यों को एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है कि आप ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लीजिए और विभिन्न राज्यों ने ये तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकारी अस्पतालों में तो तैयारियां हो ही रही हैं, लेकिन जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो भी ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, कोरोना की जो नई तीसरी लहर आने की आशंका हमारे देश में जताई जा रही है, उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के एक बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल से। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप आज तक से जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनूप, ये जो बहुत तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, 300 को यह आंकड़ा पार कर गया है सर, ये इसको कहां तक आप जाता हुआ देखते हैं और क्या ये तीसरी लहर की आशंका है? देखिए, बिल्कुल ये चिंता का विषय है और इसीलिए भारत सरकार पूरी तरह संजीदा है। हम देख रहे हैं कि 300 केस बहुत जल्दी आ गए हैं और यूके का अगर उदाहरण देखें, यूरोप का उदाहरण देखें, वहां तो कई हजारों में, लाखों में केसेस सडनली बढ़ गए थे। वो डेफिनेटली चिंता का विषय है और सभी को इस समय सजग होने की जरूरत है। हमें अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना है। बिल्कुल सही फैसला लिया गया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पे प्रतिबंध पूरे भारतवर्ष पर लग जाना चाहिए, जो कि हो रहा है और ये बहुत ही क्रिटिकल फेज है। अगर अभी हमने सबने मिलकर अपने गार्ड्स को पुल अप कर लिया तो हो सकता है कि हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। नहीं तो जैसे सेकेंड वेव में हुआ, उस तरफ हमारा अग्रसर होना हो सकता है। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तमाम एहतियात के बाद भी 7,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस हमारे देश में आए हैं। क्या लगता है ये कितना परसेंटेज डॉक्टर अनूप हो सकता है जो ओमिक्रॉन हो इन 7,000 में से? देखिए, बिल्कुल अभी ये जहाँ भी सस्पेशन है कि अगर हमारा क्लोज कांटेक्ट हुआ है पेशेंट का उन कंट्रीज से जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। इसलिए रियल डाटा आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये बहुत हो सकता है कि उसमें से कुछ पेशेंट्स और हमें ओमिक्रॉन के आने वाले समय में मिलते जाएंगे। तो ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी था। जैसे हम जानते हैं कि जब भी वायरस अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करता है तो अपने में म्यूटेशंस लाता है ताकि वो इम्यून मैकेनिज्म से एस्केप कर पाए, और ये नेचुरल फिनोमिनन है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होने वाला है, नेक्स्ट साइकिल में ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि लोगों ने लापरवाही बिल्कुल करनी शुरू कर दी है। मास्क आप देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए, मतलब फिर से हम नॉन अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने लग गए हैं और इसीलिए चिंता का विषय है। और इसलिए भारत सरकार जो है बहुत संजीदा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको कड़े कदम देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है।
ठीक है डॉक्टर अनूप, हमारे साथ हमारी संवाददाता मिलन शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। मिलन हेल्थ रिपोर्टिंग करती हैं और लगातार ओमिक्रॉन के ख़तरे से हमें आगाह कर रही हैं। मिलन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हम आज तक पर हर रोज़ दिखा रहे हैं जो हमें आगाह करती हैं कि हमें सावधान रहना होगा। लेकिन एक ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मिलन, इम्यूनिटी को लेकर, हाइब्रिड इम्यूनिटी, ये क्या है, हमारे देश में किस तरह से लागू होता है, इसे हम कैसे समझें, और उसके बाद फिर हम आपसे कोरोना पर भी बात करेंगे, ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाइब्रिड इम्यूनिटी ये क्या है मिलन? बिल्कुल, हाइब्रिड इम्यूनिटी या सुपर इम्यूनिटी जिसे कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस वक्त अगर हम देखेंगे तो ये बज़ वर्ड है और सब जगह आप पढ़ेंगे इस बारे में तो इस बारे में बहुत चर्चा की जा रही है, मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा भी और लोगों द्वारा भी। हाइब्रिड इम्यूनिटी जहां तक हमने समझा है मेडिकल एक्सपर्ट से, ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे देखा जा रहा है उन देशों में जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण रहा है। जैसे अगर बात करें क्या होता है हाइब्रिड इम्यूनिटी, तो पहला तो एक नेचुरल इन्फेक्शन से बनाई हुई इम्यूनिटी और उसके बाद टीकाकरण यानी कि वैक्सीन से बनी हुई इम्यूनिटी, और दूसरा वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है, यानी कि आप वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी सुपर हो जाती है, जिसे सुपर इम्यूनिटी कहा जा रहा है या हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जा रहा है। और ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इस पर एक स्टडी भी हुई थी इंडिया में, केरला में ये स्टडी हुई थी, जहां पर देखा गया कि वो लोग जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और दूसरी लहर भारत में जब आई अप्रैल मई के दौरान, ज़्यादातर लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ 2 डोज जिन्होंने लिए, उनकी तुलना में जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने सिर्फ वैक्सीन लगाई थी और उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो पहले वाले ग्रुप में जिन्होंने नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, ज्यादा इम्यूनिटी देखी गई, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया इसके तुलना में उन लोगों में जिनमें प्रायर इन्फेक्शन यानी कि पहला कोई प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ था जी। अब ये बहुत इनिशियल स्टडी है और इस पर और पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन भारत में जब हम, आपको याद होगा पिछले साल तक हम कहते रहते थे हर्ड इम्यूनिटी, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी यानी कि सुपर इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी से भी लिंक्ड है। और अब हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स की जो अब सामने आ रहे हैं, इस पर कितनी काम कर सकती है हर्ड इम्यूनिटी या फिर सुपर इम्यूनिटी, इस पर भी अभी तक जो विशेषज्ञ हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत में ये आ चुका है एक लेवल तक, तो क्या हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ेगी सईद? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है, बूस्टर का ये प्रश्न हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने उठा दिया है। डॉक्टर अनूप, हम आपसे उस पर भी बात करेंगे क्योंकि अब वैक्सीन की डोजेस जो हैं और वैक्सीन की जो रफ्तार है हमारे देश में वाकई काफ़ी तेज़ है और हम काफ़ी आगे भी उसमें हैं। लेकिन हम काफ़ी पहली वैक्सीन लगा चुके हैं, दूसरी वैक्सीन लगा चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनकी इम्यूनिटी का क्या ये जो ओमिक्रॉन है डॉक्टर अनूप, ये वैक्सीन के कवच को भेद रहा है? यानी कि जिन लोगों को वैक्सीन हो रही है, अभी तक केसेस इस तरह के आए हैं डॉक्टर अनूप कि उन्हें भी हो रहा है, ये कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है? देखिए, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है उसमें एक बात तो यह है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो सकते हैं, जैसे कि पहले भी स्टडी हुई है भारत में, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी यानी डेथ होने की चांसेस और आईसीयू के रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो अभी जितने ओमाइक्रोन के केसेस भारतवर्ष में आए हैं उसमें आप देखें किसी में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, आईसीयू या डेथ अभी तक देखी नहीं गई है। तो इसलिए अभी ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन भारत में चल रही है, जो बड़ी स्पीड से चल रही है, अभी तक हमें ये नहीं देखने को नहीं मिला है कि ओमाइक्रोन जो है उस वैक्सीन को भेजने में कामयाब रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे म्यूटेशंस होती हैं वैक्सीन का प्रभाव कम हो जाता है, और इसकी चर्चा WHO ने भी की है और भारत की जो संस्था है उसने भी की है कि आने वाले समय में हमें बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि समय के साथ हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है जो वैक्सीन से मिलती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल एक शोध का विषय है और हो सकता है आने वाले समय में हम बूस्टर डोज की चर्चा करने लग जाएं और बूस्टर डोज पर भी हमारी पॉलिसी आनी शुरू हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते जाते हैं और अपनी नॉर्मल वैक्सीनेशन करते जाते हैं, तो भी चाहे हमें ओमाइक्रोन हो भी जाए तो भी हम लोग सीवियर इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी से बच सकते हैं।
तो ये अभी तक तो जितने कंट्रीज में हुआ है इसमें यही सामने आया है कि वैक्सीनेशन होने के बाद आपको ब्रेक थ्रू हो सकता है, ओमाइक्रॉन हो जाए, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, आईसीयू रिक्वायरमेंट बहुत कम है और डेथ की संभावनाएं कम है। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन आने वाले समय में हमें बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है। ये बिल्कुल एक शोध अभी चल रहा है। ठीक है डॉक्टर अनूप, ये अच्छी बात है, लेकिन मिलन बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों में इसका असर क्यों नहीं हो रहा? क्या मिलन अब आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसे उपाय करने के बारे में सोच रही है कि कुछ सख्त कदम लगाए जाएं, जिस तरह से दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं होगा, लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे? आप कुछ प्रतिबंध आगे देखती हैं मिलन, हो सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल सही, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा के इन्फेक्शंस हो, क्योंकि हमें याद रखना है अभी तक सिर्फ ओमिक्रॉन के हम आंकड़े देख रहे हैं, डेल्टा इन्फेक्शंस भी हैं भारत में। और कहीं ये स्थिति ना आ जाए आगे जाके कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से एक बहुत बड़ी हम तीसरी लहर को देख लें, जो प्रोजेक्शन आ रहा है, आईआईटी कानपुर की भी स्टडी आई है। इसके लिए आज भी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोविड रिव्यू की मीटिंग कर रहे हैं और सिचुएशन क्या होने वाली है आगे ओमिक्रॉन को लेके, उस पर भी ये मीटिंग होगी। तमाम चर्चाएं इस मीटिंग में होंगी। वैक्सीनेशन में हम कहां तक पहुंचे हैं? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम 60% लोगों को 2 डोज दे चुके हैं, लेकिन डोज या वैक्सीन लेना ही काफी नहीं है। आपने, मैंने, सबने देखा है, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं लगातार ग्राउंड से कि किस तरीके से लोग मास्क पहने बगैर मार्केट्स में घूम रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख लीजिए, या तो हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, कोई भी मास्क का जो पालन है पहनने का नहीं कर रहा है। और इसके चलते अगर आगे जाके तीसरी लहर आती है तो हमारे लिए फिर वही स्थिति आ जाएगी जिसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशंस देखनी पड़ेंगी और पूरा हॉस्पिटल सिस्टम चरमरा जाएगा। और इसीलिए सरकार की तरफ से जो डीडीएमए का ऑर्डर जैसे दिल्ली में आया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टीज नहीं होंगी, मुंबई में सेक्शन 144 लगाई गई है, वैसे कई जगहों में अब सरकार बोलेगी राज्यों को कि आप भी अपने लेवल पर जो मास कंप्लायंस है, कोविड सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको इंपोज करें और चालान लगाएं ऐसे लोगों पर जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहन रहे हैं और पार्टीज कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो आगे हमें और सख्ती देखने को मिल सकती है। सही डॉक्टर अनूप, हाइब्रिड इम्यूनिटी पर आपकी क्या राय है? इसके अलावा साथ में अगर हम 2-3 बातें जोड़ दें सर, तो वो ये कि क्या अब आपको लगता है कि पूरा लॉकडाउन तो नहीं, वो तो काफ़ी हमारे देश के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिबंध होने चाहिए? क्या स्कूल कॉलेजेस बंद होने चाहिए या क्या ऑफिसेज बंद होने चाहिए? वर्क फ्रॉम होम फिर से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? वरना क्या अगर ये सब करके रेस्ट्रिक्शंस लगाकर हम इसकी रफ्तार को रोक सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए सही जी, पहले आपने सुपर इम्यूनिटी की बात की। ये एक साइंटिफिक टर्म है कि जब किसी एक शख्स को इन्फेक्शन हो जाता है, नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, या मानिए उसको पहले कोविड वैक्सीन लगाई फिर उसको इन्फेक्शन होता है, तो वो दूसरा इन्फेक्शन उसको बूस्टर की तरह काम करता है और इम्यूनिटी को आगे बढ़ा देता है। तो उसको इसलिए हम सुपर इम्यूनिटी या डबल इम्यूनिटी आप बोल सकते हैं। और ये बहुत प्रमाणित तथ्य है कि ऐसे करने से इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और ये, लेकिन जो हम वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। खाली वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती है जब तक कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करें। यहाँ तो रिस्ट्रिक्शंस की बात है, देखिए लॉकडाउन तो बहुत सीवियर कॉन्सेप्ट है और वो जो है लास्ट रिजॉर्ट ही होता है। यहाँ तक भारत सरकार आप देख रहे हैं कि बहुत संजीदा है और जहां जहां पॉजिटिविटी रेट हाई होगी, एज पर WHO क्राइटेरिया, अगर आपकी पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा जा रही है किसी एरिया में, उस एरिया में आपको रिस्ट्रिक्शन ज्यादा सीवियर करनी होंगी। स्कूल कॉलेजेस के बारे में क्या सोचते हैं सर आप? बंद होने चाहिए स्कूल कॉलेजेस? नहीं, देखिए बिल्कुल इस समय ये फेज बड़ा क्रिटिकल है। स्कूल या कॉलेजेस में जहां बच्चे हैं, स्पेशली जहां बच्चे हैं, स्कूल्स जहां पर वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, वहां पर इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार दे रही है कि क्या हम उसको फिर से वर्क फ्रॉम होम या टीचिंग फ्रॉम होम कर सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा आने वाले समय में हमारे केसेस कैसे बढ़ते हैं। अगर हमारे केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो पहले हमारी पॉलिसी थी कि स्टडी फ्रॉम होम, वो वापस आ जाएगी।
ऐसे ही कॉलेजेस में जहां पर हमारे यंग छात्र हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन तब भी वो खतरा बना रहेगा। अगर हमारे केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे तो वहां भी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। मिलन, क्या कुछ इस तरह का विचार हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद करना, ऑफिसेज में कर्मचारियों की संख्या कम करना? और इससे अलग हटकर एक प्रश्न आपके लिए मिलन, चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि ये इवेंट्स जो हैं वो सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं? बिल्कुल सही। पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देती हूँ कि आगे चलकर बच्चों में जो इन्फेक्शन है उसको लेकर अभी भी सरकार दो तरीके से सोच रही है। पहला ये कि बच्चों में जो इन्फेक्शन हुआ है कोविड का, वो इतना घातक नहीं रहा है जितना बड़ों के लिए रहा है। बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई है, मौतें बहुत कम हैं, 2 पर मिलियन मौतें देखी गई हैं आंकड़ों के हिसाब से, जो बहुत कम नंबर देखा जा रहा है। लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त भारत में कोई पॉलिसी नहीं है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी डरे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कई पेरेंट्स अभी तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जगह जगह पर चल रही हैं और कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन सरकार या राज्य सरकारें इस पर कुछ विचार कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को भी कोविड को ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो अहम सवाल आपने पूछा है कि पॉलिटिकल रैलीज, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सब जगह चुनाव आने वाले हैं। इसकी वजह से सुपर स्प्रेडर इवेंट बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ये पॉलिटिकल रैलीज हो सकती हैं। लोग बिल्कुल भी इन रैलीज में मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि कौन वहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है। और सिर्फ वैक्सीन लगाने मात्र से इन्फेक्शन रुकता नहीं है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार को भी इस पर सोचना होगा, क्योंकि हमने पूछा भी था नेकवैक के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वीके पॉल से, उनसे पूछा था कि क्या पॉलिटिकल रैलीज में भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं सही, तो लोग कहते हैं कि आपने रेस्टोरेंट्स और होटल्स और पब्स वगैरह में तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया पार्टी का, लेकिन पॉलिटिकल रैलीज पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त सरकार की ओर उठ रहे हैं, और इन सब सवालों के ऊपर सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि पिछली बारी भी हमने देखा था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे और एक तरीके से उत्तराखंड में कुंभ भी चल रहा था। अब सरकार ने कहा था कि ये दोनों पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं और उसकी वजह से ही दूसरी लहर भी हमने देखी। तो उससे सबक लेते हुए अब भी पॉलिटिकल रैलीज कैसे आगे जाएंगी, इस पर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन आने वाले समय में सईद इस पर खासी ध्यान देना होगा और लोगों को मास्क ज़रूर पहनना होगा अगर पॉलिटिकल रैलीज में जा भी रहे हैं तो। लेकिन सरकार ने अभी तक ये सब चीज़ें जो हैं, मास गैदरिंग्स, पॉलिटिकल रैलीज के लिए रोकी नहीं है सईद। बिल्कुल मिलन। डॉक्टर अनूप, क्योंकि अब हम कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे देशवासियों को, कैसे हम कोरोना से और खासतौर से इस ओमिक्रॉन से बचें? संजीव जी, मैं सभी, क्योंकि आज तक जो है सबसे ज्यादा देखा जाता है पूरे भारतवर्ष में, सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी वेरिएंट आए, चाहे डेल्टा है चाहे ओमिक्रॉन है, सभी तरह के वेरिएंट्स को बचने के 2 ही बचाव हैं। पहला वैक्सीनेशन प्रॉपर, फर्स्ट सेकंड डोज, दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आप दोनों चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के वेरिएंट को मात दे सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, कोशिश करिए कि वर्क फ्रॉम होम हो सके और डिस्टेंसिंग का पालन करिए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। अगर आप ये दोनों फॉलो करते हैं तो चाहे ओमिक्रॉन है चाहे कोई और वेरिएंट है, आप सबको परास्त कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, हम कुछ ऐसे क्या इंतज़ाम करें? मास्क पहनना है, कोरोना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, इसके अलावा क्योंकि इम्यूनिटी पिछले कोरोना में भी ज़बरदस्त उसका असर पड़ा था। हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर अनूप, हार्ट पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, ख़ासतौर से हमारे पेरेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें दमा की शिकायत होती है, ब्रोंकाइटिस होता है। इन लोगों को क्या कुछ खास एहतियात बरतना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए मेरी ये सलाह रहेगी सबके लिए, जिसको भी अंडरलाइन ऑलरेडी डिजीज है, चाहे वो हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अपनी दवाइयों का समय पर सेवन करते रहें, डॉक्टर को समय समय पर दिखाते रहें और उसमें कोई लापरवाही ना करें। क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, सांस की तकलीफ अनकंट्रोल्ड है, या आप कैंसर के पेशेंट्स हैं और आपका कैंसर का ट्रीटमेंट छूट जाता है, ऐसे कंडीशन में कोरोना बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसीलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी अंडरलाइन कॉज डिजीज है उसको आप मेंटेन करके एक स्टेबल लाइफ में रखें। उसी में लिस्ट में आ जाता है क्रॉनिक डिजीज या किडनी फेलियर। जो भी पेशेंट ये सब कैटेगरी में आते हैं, प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लेकर समय समय पर इलाज आप बिल्कुल सही रखें अपने आप को, क्योंकि आपको कोरोना की कॉम्प्लिकेशन होने के सबसे ज्यादा रिस्क है। जहां तक बच्चों का सवाल है, बिल्कुल बच्चों को हमें ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा। और जैसे अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे, कई स्कूलों में तो अभी भी स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है और आने वाले समय में अगर केसेस बढ़ते हैं तो सरकार को फिर विचार करना पड़ सकता है कि बच्चों को आप स्टडी फ्रॉम होम ही कराएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी मिलन, क्योंकि लगातार आप जब से कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी और हम उससे प्रभावित हुए, तब से आप कोरोना की रिपोर्टिंग कर रही हैं हमारे लिए, आज तक के लिए, और आप बहुत सारे डॉक्टर्स से मिल रही हैं, एक्सपर्ट्स से मिलती हैं, कोरोना पेशेंट्स से मिलती हैं। कहाँ हम गलती कर देते हैं मिलन? कहाँ आपने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि कहाँ हम गलती कर देते हैं जिसकी वजह से कोरोना की चपेट में आ जाते हैं? सईद, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले हमें नहीं पता थी, क्योंकि जब कोविड फैला भारत में तब हम ये भी नहीं जानते थे कि ये वायरस किस तरीके से मूव करेगा। डॉक्टर्स ने ये कहा था, और जिन डॉक्टर्स को हम देख रहे थे जो कोविड पेशेंट्स देखते थे अस्पताल में, वो पीपी किट पहना होता था उन्होंने, सर से पैर तक वो कवर्ड रहते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमें ये समझनी है कि WHO ने बहुत वक्त लगाया ये बताने में, लेकिन अब हम इसको जानते हैं। कोविड या कोरोना वायरस का जो वायरस है वो एयरबॉर्न है और ऐसी सेटिंग्स में रहता है, इंडोर सेटिंग्स में ज़्यादा फैलता है, चाहे वो एक कोई कमरा हो, एसी की वेंटिलेशंस हो, वहाँ पर से अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं या आपको कोरोना के ऐसे कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। यहाँ पर हम मात खा जाते हैं क्योंकि हम मास्क नहीं पहनते। और आउटडोर स्पेसेस में देखा गया है कि कोरोना के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। बाहर अगर आप हैं तो कोरोना होने का आपको खतरा अंदर होने से कम है, और इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप वेंटिलेशन रखिए। WHO भी लगातार कहता है कि जस्ट नॉट ओनली मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, लेकिन एक चौथा वेपन भी है हमारे पास अब वैक्सीन के अलावा, जो है वेंटिलेशन। हमें वेंटिलेशन रखनी है, डोर्स विंडोज खुली रखनी है, इसकी वजह से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, स्पेशली अब N95, क्योंकि कोविड एयरबॉर्न है। कपड़े का मास्क इतनी प्रोटेक्शन नहीं देता है, अगर आप ज्यादा एक्सपोजर में हैं N95 मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल मिलन। और दोस्तों, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम भी आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ बच्चों को अपने घरों में रखिए। आप क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, रेस्टोरेंट, पब, क्लब्स, सब कुछ बंद कर दीजिए प्लीज़। कुछ दिन के बाद जैसे ये कोरोना ख़त्म होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि हमारे देश में फरवरी मार्च में जनवरी से ही शुरू हो जाएगी जबरदस्त तीसरी लहर आने की आशंका है। और ये तक कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन में हमारे देश में आ सकते हैं। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। प्लीज अभी भी डेल्टा और दूसरे वेरिएंट्स की तरह ओमिक्रॉन भी अदृश्य है। इसके बारे में डॉक्टर्स, इसके बारे में एक्सपर्ट्स, WHO बहुत ज्यादा नहीं जानता है। डॉक्टर अनूप कुमार, मिलन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल 6 बजे हम फिर से आपके साथ होंगे। ओमिक्रॉन की स्थिति और क्या हमारे देश में चल रहा है, किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कैसे हमें बचना है, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ होंगे। लेकिन तब तक आप प्लीज़ ओमिक्रॉन से, कोरोना से डरिए, तभी आप सावधान रहेंगे। और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।